हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षास्टिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड में जो मुख्य ताल हैं, जो झीलें हैं, अ, जो भूगर्भ परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जो बने हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो ताल है, ये झीलें हैं, इनकी जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है और किस किस प्रकार से हुई है, उनके बारे में हम देखेंगे। किसी किसी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो उनको भी हम देखेंगे। तो थोड़ा पढ़ने में भी हमें आज मजा आएगा कि पता चलेगा कि जिन तालों के बारे में जिनका हम नाम सुनते आए हैं उनके पीछे की स्टोरी है क्या। तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें लास्ट में कुछ तालों के जो नाम है, याद करने का जो तरीका है, वो भी मैंने स्टोरी के माध्यम से इसमें बताया है। तो आइए चलिए देखते हैं जो उत्तराखंड की मुख्य झीलें व ताल है तो वो कौन कौन सी हैं और कहाँ पर स्थित है, और उनके पीछे जो स्टोरी है, जिन जिन के बारे में यहाँ पर बताया गया है उनके बारे में हम देखेंगे। तो जो हमारी जो झीलें हैं, ताल है, तो जैसे जैसे जो मध्य हिमालय जो क्षेत्र है, अगर हम यहाँ उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में स्थित जो झीलें व ताल हैं, तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई या उनमें जो भी परिवर्तन है वो कैसे होते हैं। तो जैसे जैसे जो भूगर्भीय परिवर्तन होते हैं उन्हीं के परिणाम स्वरूप जो हिमन जो मतलब झीलें या तालें पाई जाती हैं, जो जलाशय है, जो जल इकट्ठा होता है कहीं पर, तो इन्हीं परिवर्तनों के कारण ये सब जो परिवर्तन जो जलाशय में दिखाई देते हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तो जो हिमनद होते हैं, हिमनद के पास कई सारे ऐसे स्थान होते हैं या कई अन्य स्थान हैं जहां पर ताल या फिर झीलों का निर्माण हुआ है। तो कहीं पे भी जो भूमि होती है वहां पे इस तरीके का एक स्थान बन जाता है कि वहां पे पानी इकट्ठा हो सके। ठीक है। और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जैसे जैसे वहां पे पानी इकट्ठा होते हैं तो वो किसी ताल का या फिर किसी झील का वो स्वरूप ले लेते हैं, उसमें वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी कारण से कई सारी जो ताल या झीलें हैं जो आज क्या बोलते हैं, सैलानियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो उनके जो अगर हम उद्गम का या उनके मतलब परिवर्तन होने का अगर हम देखें तो वो कुछ ना कुछ उसके पीछे एक कहानी है। ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि क्या है। तो पहले हम बात करते हैं जो कुमाऊं मंडल की जो झीलें हैं उनके बारे में। तो जो नैनीताल जनपद है वहां पर मुख्य 7 प्राकृतिक झीलें हैं, ये 7 प्राकृतिक ऐसे ताल हैं। तो जिनमें सबसे पहले आता है नैनीताल, जो बहुत ही फेमस ताल है। ठीक है। इसे नैनी झील के नाम से भी जाना जाता है। ये जो झील है ये समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर है और राज्य की यानी कि उत्तराखंड राज्य की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से ये एक है। ठीक है। इसके चारों ओर जो है वो नैनीताल शहर जो है वो बसा हुआ है, नैनीताल नगर बसा हुआ है। उसी के कारण से जो झील है वो उसका जो आकार है वो एक कटोरे के समान लगता है। ठीक है। क्योंकि चारों ओर से क्या है, यहाँ पर एक जो नैनीताल नगर है, नैनीताल जो शहर है वो बसा हुआ है। ठीक है। और उस नगर के बीचों बीच क्या है, नैनीताल झील है। ठीक है। इसीलिए इसका जो आकार है वो कैसा है, एक कटोरे के समान है। झील का जो उत्तरी भाग है, 2 भाग है इसके, उत्तरी और दक्षिणी भाग। तो जो उत्तरी भाग है इसका वो मल्लीताल कहलाता है और जो झील का दक्षिणी भाग है वो तल्लीताल कहलाता है। ठीक है। मल्लीताल और तल्लीताल इसके जो दोनों भाग है उसका नाम है। तो उत्तरी भाग का नाम क्या है, मल्लीताल। ठीक है। और दक्षिणी भाग का नाम क्या है, तल्लीताल। ठीक है। नैनीताल की जो नैनीताल झील की अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी अधिकतम लंबाई 1430 मीटर है और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 465 मीटर है। और अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो 16 से 26 मीटर तक की इसकी क्या है, गहराई है। अगर हम वर्तमान में इसके जल भंडारण की क्षमता की बात करें तो वर्तमान में इस झील का जो जल भंडारण है उसकी क्षमता है तो वो है 26,202.04 क्यूब मीटर। ठीक है। तो इतना जो है इसमें जल भंडार की क्षमता इसके अंतर्गत है, इस झील के अंतर्गत।
अगर हम झील की उत्पत्ति के विषय में इसकी बात करें तो इसके पीछे कई सारी जो कथाएं हैं वो है, और उनमें से एक या दो कथा मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। तो झील की जो उत्पत्ति है इसके विषय में कहा जाता है कि जब सती जी के जो पिता है दक्ष प्रजापति, उन्होंने एक यज्ञ का आरंभ किया, मतलब एक आयोजित किया था यज्ञ, तो उसमें उन्होंने भगवान शिव को जो है वो आमंत्रण नहीं दिया था। तो इससे जो सती जी है वो नाराज हो गई थी, ये कहानी सबको पता है, और उन्होंने उसी कुंड में जो है, जो यज्ञ का हवन कुंड था, उसी में अपनी आहुति दे दी थी और वो वहां पर जल गई थी। तो जैसे ही महादेव जी को पता चला था, भगवान शिव को पता चला था, तो वो उन्होंने क्या है, उनके शरीर को लेकर, सती जी के शरीर को लेकर उठाया और आकाश में भ्रमण किया। और इस दौरान जो है उनके अंग जो है जहां जहां भी जिस जिस स्थान पर भी पड़े, वहां पर एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया था। ठीक है, तो ये सभी को पता होगा कि अलग अलग जो शक्तिपीठ है, जैसे गढ़वाल जो मंडल है वहां पर सुरकंडा मंदिर है, एक सुरकंडा मंदिर पर वहां पर सती जी का जो है सिर है वो गिरा था। इस तरीके से अन्य अन्य कथाएं हैं, कुंजापुरी मन के कुंज गिरे थे। तो इसी तरीके से नैनीताल की भी एक कहानी है कि वहां पर उनके नैन गिरे थे, और नैन स्थित नैना देवी मंदिर भी वहां पर है। ठीक है, तो वहां पर जो पार्वती जी हैं उनके दोनों नैन गिरे थे, और इन्हीं नेत्रों से जब आंसू निकले थे, और इन्हीं आंसुओं से ये जो है इस ताल का निर्माण हुआ, इस झील का निर्माण हुआ, ऐसी कथाएं मानी जाती है, और इसे नैनी झील भी कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर नैना देवी मंदिर भी स्थित है। और स्कंद पुराण के मानस खंड की हम बात करें तो स्कंद पुराण में भी इस झील के बारे में बताया गया है कि स्कंद पुराण के मानस खंड में इस झील को त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। त्रिऋषि मतलब 3 ऋषि। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अत्रि, पुलस्त्य और पुलह नामक 3 ऋषि एक बार यहाँ पर यात्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आए थे यात्रा करते हुए, और उनको अत्यधिक प्यास लगी। उस प्यास के लगने पर उनको कहीं पर भी जल प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक वहां पर भूमि को खोद डाला। ठीक है, तो काफी ज्यादा मात्रा में उन्होंने खो दिया था, जिसमें जो मानसरोवर है, मानसरोवर का जल आकर वहां पर भर गया था, और जिससे ये झील बन गई। तो स्कंद पुराण में यह कहानी बताई जाती है, और इसको त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है। ठीक है, जो झील है, झील के पास स्थित जो नैना देवी मंदिर है, नैना देवी मंदिर में 5वीं सदी की एक जैन मूर्ति भी स्थापित है। इससे पता चलता है कि ये जो सरोवर है, सरोवर का तीर्थ के रूप में पहले से ही महत्व हो रहा होगा। ठीक है, इससे इस मूर्ति के मिलने से हमें ये पता चलता है। तो ये जो मूर्ति है कौन सी सदी की है, 5वीं सदी की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीर्थ के रूप में 5वीं सदी से ही यहाँ पर इसको माना जाता है। ठीक है, सन 1880 तथा उसके बाद में भी भूस्खलन से झील की जो आकृति है उसमें कई सारे परिवर्तन आए हैं। तो नैना देवी जो मंदिर है उसके बारे में जो कथाएं हैं, और मतलब नैना देवी जो मंदिर है उसकी स्थापना किस वजह से की गई थी उसके बारे में भी हमने देखा। उसके पीछे जो कहानियां बताई गई हैं, और जो नैनीताल झील है उसके उत्पत्ति के बारे में भी हमने देखी कि 2 तरह की कहानियां हैं, उसे क्या क्या कहा जाता है। तो नैनीताल को नैनी झील कहा जाता है, और त्रिऋषि सरोवर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, त्रिऋषि सरोवर तो किसे कहा जाता है, नैनीताल, जो नैनीताल है, ठीक है, उसको कहा जाता है। जो नैनी झील है उसे कहा जाता है, और जो त्रिऋषि सरोवर है तो स्कंद पुराण के मानस खंड के अनुसार उसको त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। ठीक है, फिर दूसरा है भीमताल। तो कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी झील नैनीताल से, कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, नैनीताल है। नैनीताल से 22 किलोमीटर तथा अल्मोड़ा से 64 किलोमीटर दूरी पर रामगढ़ मार्ग में जो भीमताल है वो स्थित है। इस झील के मध्य में ज्वालामुखी चट्टानों द्वारा निर्मित एक टापूनुमा भूखंड भी है। समुद्र तल से अगर इस झील की ऊंचाई की बात करें तो 1356 मीटर इसकी ऊंचाई है।
इस झील का जो आकार है, ये जो झील है काफी बड़ी झील है, विशालकाय झील होने के कारण इसका नाम जो है वो भीमताल पड़ा। ठीक है, इसका नाम किस वजह से भीमताल पड़ा, क्योंकि भीम भी जो है वो काफी विशाल थे और काफी शक्तिशाली थे, और ये जो झील है ये भी काफी विशालकाय झील है, तो इसीलिए इसका नाम भीमताल पड़ा। और अगर हम इसके नाम के अनुरूप देखें तो इसका संबंध पांडवों के भाई भीम से भी माना जाता है। इसमें अगर हम पर्यटनों के लिए देखें तो पर्यटनों के लिए नौका विहार की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। झीलों से निकली एक नहर से सीमावर्ती कृषि भूमि में सिंचाई के लिए भी यहाँ से जाता है, मतलब सिंचाई के लिए भी इस झील का जो पानी है वो प्रयोग में लाया जाता है। इस जलाशय की अगर हम बात करें कि ये प्रसिद्ध किस लिए है, तो कमल और कमल ककड़ी के कारण भी ये काफी प्रसिद्ध माना जाता है। झील की जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा की पहाड़ियां बहुत ऊंची है और संरक्षित वनों से ढकी हुई है, जिससे ये जो जलाशय है, जलाशय को निरंतर जल मिलता रहता है। ठीक है, तो इसका जो जल का स्रोत है वो यहाँ की जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों में जो संरक्षित वन है वहां से इसको जलाशय मिलता रहता है। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो बांज है, बुरांस है, ये जो पेड़ होते हैं इनकी जड़ों में पानी होता है, तो ये पानी के भी स्रोत माने जाते हैं पेड़, इसीलिए इनको ज्यादा से ज्यादा लगाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जड़ों से जो पानी है वो निकलता है। फिर है नौकुचिया ताल। तो नौकुचिया ताल जो है ये नैनीताल से 26 किलोमीटर तथा भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और नैनीताल जनपद में ही ये स्थित है जो नौकुचिया ताल है। ये अपने नाम के ही अनुरूप है, इसके 9 कोने, तो ये 9 कोनों वाला ताल है। ठीक है, तो 9 कोनों वाला ताल कौन सा है, नौकुचिया ताल। ठीक है, अगर प्राचीन कहानियों की हम बात करें तो उसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति इसके 9 कोनों को एक साथ देख ले तो 1 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। मतलब ये कहानियों के अनुसार है, इतना सच है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो इसके बारे में कहा जाता है वो बात मैं आपके सामने रख रही हूँ। लेकिन ताल की जो बनावट है वो कुछ इस तरीके से है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, ठीक है, तो कितनी भी कोशिश कर ले वो एक साथ, मतलब एक ही बारी में इसके पूरे के पूरे 9 कोने नहीं देख पाता, केवल 7 कोने ही वो देख सकता है। ये एक सुंदर पक्षी विहार भी है जो नौकुचिया ताल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब ऋतु प्रवास होता है तो ऋतु प्रवास में क्या होता है, अलग अलग जो पक्षी हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवास करते हैं। ठीक है, तो जो वातावरण उनके उनके लिए अनुकूल होता है उसी वातावरण की तरफ वो क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। तो ऋतु प्रवास हेतु यहाँ पर देश के बाहर से भी जो है अनेक प्रकार के पक्षी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जल क्रीड़ाएं होती है, जल क्रीड़ा की सुविधा भी उपलब्ध है, नौका विहार की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये ताल, ये 1341 मीटर की ऊंचाई पर ये ताल स्थित है, और इसकी जो लंबाई है 950 मीटर है, और इस ताल की जो चौड़ाई है वो 700 मीटर है, और गहराई की अगर हम बात करें तो 39 मीटर। अगर भूवैज्ञानिकों के अनुसार हम देखें तो जो उसकी रचना है वो हिमयुगीन है। ठीक है, तो यानी कि काफी पुराना जो है ये ताल है। इसका जो आकार है, आकार से 3 गुना अधिक ये उस समय पर रहा होगा जब इसकी जब रचना हुई होगी। जो यहाँ की निकटतम जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों से इसमें जल आता रहता है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि इसका जल स्रोत है कहाँ से, मतलब कहाँ पे इस ताल से पानी आता है। फिर है 7 ताल। 7 ताल मतलब यह 7 तालों का एक समूह है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो सिंधु तल से इसकी ऊंचाई 1400 से लेकर 1500 मीटर तक की इसकी ऊंचाई पर यह स्थित है। नैनीताल से 23 किलोमीटर दक्षिण पूर्व तथा भवाली से 9 किलोमीटर दूर ये ताल स्थित है। कौन सा ताल, 7 ताल, यानी कि 7 तालों का ये समूह है। तो सबसे रमणीक झीलों में से ये मानी जाती है कुमाऊं की, मतलब सबसे सुंदर झीलों में से। इसके चारों ओर बांज के जो वृक्ष है उनका एक घना जंगल है। ठीक है,
मूल रूप से ये 3 तालों का एक समूह है जिन्हें राम सीता लक्ष्मण ताल कहते हैं। इसी समूह में अन्य 4 छोटे-छोटे ताल भी यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है? जिनके नाम है भरत ताल, शत्रुघ्न ताल, पन्ना ताल और नल दमयंती ताल, ठीक है? तो क्या-क्या नाम है तालों के? तो मुख्य जो इसके मूल रूप से जो ताल है वो 3 है। कौन-कौन से? राम, सीता, लक्ष्मण। फिर इससे छोटे-छोटे जुड़े हुए जो ताल हैं उनका नाम क्या है? भरत और शत्रुघ्न, और इसके अलावा पन्ना ताल और नल दमयंती ताल, ठीक है? तो ये टोटल 7 जो ताल है उनके नाम है। इस ताल के सातों जलाशय परस्पर भूतल के अंदर प्रवाहित होने वाले जल धाराओं से जुड़े हुए हैं, मतलब ये आपस में इस तरीके से जुड़े हैं, तो अंदर ही अंदर जुड़े हुए हैं। इन सब तालों का जो जल है वो नैनीताल से बहकर आने वाली जो वालिया गाड़ है उस पे मिलता है और अंत में स्वयं गौला नदी में मिल जाती है, ठीक है? तो जो वालिया गाड़ है वो अंत में किससे मिलती है? गौला नदी से मिलती है। तो अगर हम देखें तो जो ताल है, ताल का जो पानी है वो वालिया गाड़ से मिलता है, और वालिया गाड़ जो अंत में किससे मिलती है? स्वयं गौला नदी से, ठीक है? अगर हम ताल की गहराई की बात करें तो कोई पर्टिकुलर इसकी गहराई नहीं मापी जा सकती, क्योंकि अलग अलग स्थान पर, ये 7 ताल है, तो 7 ताल के हिसाब से ये अलग अलग स्थान पर इसकी जो गहराई है वो अलग अलग है, ठीक है? वर्तमान समय पर यहाँ पर जो है बांध बना दिया गया है, ठीक है? और ये जो इसका जल है वो जल भंडारण यहाँ पर इसके जल का होने लगा है, ठीक है? क्योंकि बांध बनाने के लिए जल का भंडारण करना होता है। यहाँ पर वर्तमान में यहाँ पर क्या है? बांध बना दिया गया है। फिर है खुरपा ताल। खुरपा ताल नैनीताल से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसकी जो आकृति है इसके नाम के अनुसार ही है, खुर की तरह, ठीक है? इसमें अनेक प्रकार की जो मछलियां हैं वो पाई जाती है। ताल के चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत के जो दृश्य है वो भी दिखाई पड़ते हैं। फिर है सड़िया ताल। नैनीताल से 9 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, और वर्तमान में जो ये ताल है ये भूस्खलन का शिकार हो चुका है। फिर है सूखा ताल। प्रारंभिक चरणों में मल्ली ताल क्षेत्र की यह झील नैनी झील का ही एक भाग, ठीक है? जो सूखा ताल है ये किसका था? नैनी झील का एक भाग था। मल्ली ताल, तल्ली ताल हमने देखा था, उत्तरी और दक्षिणी जो पार्ट था, तो उत्तरी ताल को, उत्तरी जो पार्ट है नैनीताल झील का उसको मल्ली ताल कहते हैं, ठीक है? तो उसी का एक ये भाग था सूखा ताल, ठीक है? लेकिन भूस्खलन के कारण क्या है, ये ताल जो है ये अलग हो गया, और जैसे कि इसका नाम पड़ा है सूखा ताल, तो मानवीय क्रियाकलाप के कारण ये जो ताल है वो सूखा ही रह गया है, ठीक है? ये एक अवशेष मात्र रह गया है ये ताल। फिर है गिरी ताल। तो जो गिरी ताल है यह ताल काशीपुर रामनगर मोटरमार्ग पर स्थित है, ठीक है? कौन से, कहाँ पर पड़ता है ये? काशीपुर और रामनगर का जो मोटर मार्ग है वहां पर स्थित है गिरी ताल। इसके आसपास जो है कई देवी देवताओं के मंदिर भी पाए जाते हैं, जिनमें से कौन कौन से हैं आपके? शिव, चामुंडा और संतोषी माता मंदिर, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये उल्लेखनीय है। फिर है द्रोण सागर। ये जो ताल है ये काशीपुर नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और ऐसा कहा जाता है कि जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उन्होंने कौरवों तथा पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा यहीं पर दी थी, इसीलिए इसे द्रोण सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ये जो ताल है इसके किनारे गुरु गुरु जो द्रोणाचार्य है उनकी भव्य प्रतिमा भी स्थापित है। इन झीलों के अतिरिक्त कुमाऊं मंडल का जो उधम सिंह नगर जनपद है उसमें हरिपुर जलाशय, बेगुल जलाशय, नानक सागर, बनवसा आदि ये जो ताल है ये सिंचाई के लिए जल संग्रहण हेतु बनाए गए हैं, ठीक है? इसके अलावा कौन कौन से 9 तो ताल ऐसे हैं जिनके बारे में हमने डीपली देखा कि क्या, कहाँ पर वो स्थित है और वो क्यों प्रसिद्ध है, उनके नाम जो है, उनके नाम किस वजह से ऐसे पड़े हैं, इनके बारे में हमने देखा। लेकिन कुमाऊं मंडल में अगर हम बात करें कि सिंचाई को ध्यान में रखते हुए जो जल संग्रहण हेतु ताल बनाए गए हैं, अन्य जो जलाशय हैं वो बनाए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो हरिपुर जलाशय, बेगुल जलाशय, नानक सागर, बनवसा
आदि ये जो ताल है ये बनाए गए हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारे गढ़वाल मंडल की झीलें हैं, तो गढ़वाल मंडल में कौन कौन से ऐसे ताल है, कौन से ऐसी झीलें हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है सहस्त्रताल। ठीक है, तो ये जो टिहरी जिला है, टिहरी जिले में स्थित ये ताल है। गढ़वाल मंडल के जलाशयों में सबसे बड़ा जलाशय है सहस्त्रताल। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1530 मीटर है। इसमें निरंतर जो बर्फ है वो गलकर यहाँ पर आती रहती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो पानी है वो बना हुआ रहता है। इस ताल के दक्षिण पश्चिमी में विशालकाय शिलाखंड है और उत्तरी भाग में एक फूलों की सुंदर सी घाटी है। ठीक है, तो वैसे तो फूलों की घाटी वो वाली नहीं जो हमने पहले पढ़ी है, जो चमोली में स्थित है, उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ये टिहरी जिले में जो ये ताल है सहस्त्र ताल, उसकी बात हो रही है कि इसके उत्तरी भाग में एक फूलों की सुंदर घाटी है। फिर इसके स्वच्छ जल में स्लेट के आकार की असंख्य चौकियां भी बनी हुई है जो दिखाई पड़ती है, और ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर करोड़ों देवताओं की तपस्या हो। ठीक है, मतलब करोड़ों देवताओं ने यहाँ पर तप किया हो, इस प्रकार की आकृति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ये जो जलाशय है इसके पास से ही बाल गंगा निकलती है। ये जो ताल है, ताल के चारों ओर रंग बिरंगे पुष्पों के साथ सफेद रंग के जो ब्रह्म कमल है वो भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, ब्रह्म कमल जो पुष्प है वो भी दिखाई पड़ते हैं। फिर है देवरिया ताल। जो देवरिया ताल है ये ताल रुद्रप्रयाग जनपद में ऊखीमठ सारी से 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर है, और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो सिंधु तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो 1.5 किलोमीटर है और तथा जो चौड़ाई है वो 0.5 किलोमीटर है। ठीक है, इस ताल में हिमालय की चौखंबा चोटियों का जो दृश्य है, जो हिमाच्छादित जो दृश्य है वो किसकी भांति दिखाई देता है? दर्पण की भांति प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इस ताल में मतलब हिमालय की जो चौखंबा चोटी है उसका जो प्रतिबिंब है वो इस ताल में दिखाई देता है। फिर इसके निकट कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ है? तुंगनाथ। तो तुंगनाथ किस ताल के निकट पड़ता है? देवरिया ताल। ठीक है, फिर चारों ओर बांज और बुरांस के वृक्ष से घिरा हुआ है ये ताल। ठीक है, और इसमें जो पुष्प खिलते हैं इसके आसपास वो अगस्त और सितंबर के महीने में यहाँ पर अनेक प्रकार के पुष्प भी खिलते हैं। फिर है महासर ताल। ये जो ताल है ये सहस्त्र ताल के मार्ग पर बाल गंगा घाटी में स्थित है, जो कोटरी नुमा 2 तालों से मिलकर बना है। इसके चारों ओर घने तथा मखमली घास के सुंदर मैदान हैं। ठीक है, इन मैदानों को हम क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में बुग्याल कहते हैं। बुग्याल के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो सिंधु तल से इसकी ऊंचाई जो है वो 3675 मीटर है। फिर है वासुकी ताल। वासुकी ताल केदारनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी पर ये स्थित है। ये जो ताल है, ये जो प्रसिद्ध है ताल, ये नील कमलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नीले रंग के जो कमल है वो खिलते हैं, नील कमल, और समुद्र तल से लगभग 4135 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। और ये जो ताल है यहाँ पर चौखंबा पर्वत की जो चोटियां हैं उसकी प्रतिबिंब भी इस ताल पर दिखाई पड़ता है, वासुकी ताल पर। फिर है लिंग ताल। ये जो ताल है इस तल की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से लगभग 1580 मीटर है। इस ताल के मध्य एक सुंदर भूखंड है जो सूर्य के प्रकाश पड़ने पर लिंग के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? लिंग ताल। फिर है अप्सरा ताल। ये जो ताल है ये बुड्ढा केदार के पास स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 1500 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसे आछरियों का ताल भी कहा जाता है। उत्तराखंड में आछरियों का एक पर्वत भी है। ठीक है, परियों का देश जिसे कहते हैं, खैट पर्वत।
ठीक है। इसी तरीके से जो आचरिया हैं, आचरिया परियों को कहा जाता है, परियां या अप्सराएं होती हैं जिनको, इसलिए इसको अप्सरा ताल कहा गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो आचरिया है वो यहाँ पर स्नान करने आती है। ठीक है, इसीलिए इसे अप्सरा ताल भी कहा जाता है। फिर है चौराबाड़ी ताल, इसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। रुद्रप्रयाग जनपद में ये जो ताल है ये केदारनाथ धाम से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। इस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किए जाने के कारण इसका नाम क्या है, गांधी सरोवर। ठीक है, गांधी सरोवर के बारे में हमने पढ़ा था जब हम ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ रहे थे उस समय पर। फिर है इसकी जो ऊंचाई की अगर हम बात करें तो सिंधु तल से इसकी ऊंचाई 3580 मीटर है। इस ताल में बर्फ के जो शिलाखंड है वो तैरते हैं, जैसे आइस क्यूब होते हैं, आइस क्यूब को आप पानी में डालो तो जब तक वो गलते नहीं है तो वो तैरते रहते हैं। तो इसी तरीके से जो ये ताल है यहाँ पर बड़े बड़े शिलाखंड है बर्फ के, वो तैरते रहते हैं। 2013 में जब आपदा आई थी केदारनाथ की, तो आपदा से ग्लेशियर टूटने से इस झील को काफी नुकसान पहुंचा था और इसी के कारण जो हरिद्वार तक काफी भारी तबाही हुई थी, ये हम सभी जानते हैं। तो 2013 में ये जो है आपकी केदारनाथ की आपदा ये आई थी और उस समय ये जो गांधी सरोवर है इसको काफी नुकसान भी पहुंचा था। फिर है नचिकेता ताल। नचिकेता ताल जो है ये उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी जनपद के जो धनारी के पचार गांव एवं कैल गांव के मध्य 29 किलोमीटर की दूरी में नचिकेता ताल स्थित है। ताल के चारों ओर जो है हरी भरी पहाड़ियां है और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी स्थित है। जो संत उद्दालक है, उद्दालक के पुत्र थे नचिकेता, नचिकेता की भी अपनी एक कहानी है, तो उसके बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो इनके जो पिता थे नचिकेता के, उनका नाम है उद्दालक। ठीक है, उद्दालक के पुत्र है नचिकेता द्वारा ये ताल अवस्थापित है और इस ताल को अनेक नाम से भी जाना जाता है। फिर है डोडी ताल। डोडी ताल जो है ये जलाशय उत्तरकाशी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो सिंधु तल से 3310 मीटर की ये ऊंचाई पर स्थित है। उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने वाले मार्ग पर गंगोरी से 18 किलोमीटर की दूरी पर ये जलाशय स्थित है और ये षट आकार है, यानी कि 6 आकारों वाला ये डोडी ताल है। जो असो नदी है, असो नदी इसी ताल से निकलती है और गंगोरी के पास ये जो नदी है ये भगीरथी में मिल जाती है। ये जो मुख्य ताल है, ठीक है, डोडी ताल के जो निकट कुछ छोटे छोटे ताल भी बनाए गए हैं। ठीक है, कृत्रिम ताल मतलब जो खुद बनाए जाते हैं ताल। ठीक है, ये प्राकृतिक ताल नहीं होते हैं, छोटे छोटे ताल भी है जिनमें मछलियां पाई जाती है। ठीक है, और बाद में ये डोडी ताल में छोड़ दी जाती है। फिर इन जलाशयों में जो मछलियों की जल क्रीड़ा होती है वो भी दर्शनीय है। ताल के चारों ओर जो दिखाई पड़ते हैं वो भोजपत्र, रई, मुरेंडा, ये सारे वृक्ष जो है यहाँ पर इसके चारों ओर दिखाई पड़ते हैं। ताल में कभी कभी जो सफेद पक्षी होते हैं वो भी दिखाई देते हैं और सैलानियों के भ्रमण के लिए भी इसके किनारे जो है वो रास्ता बनाया गया है ताल के किनारे पर। यहीं पर पहाड़ी के दूसरी ओर जल रही तालनुमा आकृति है जिसे काना ताल भी कहते हैं। ठीक है, इसी के ठीक पहाड़ी ये जो पहाड़ी है डोडी ताल से लगकर, इसके ठीक अपोजिट दूसरी एक ताल है जहां पर जल नहीं है। ठीक है, और उसे कहा जाता है काना ताल। यहाँ से बंदरपूछ जो शिखर है उसका सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है। फिर है रूपकुंड। ये जो जलाशय है ये बेदनी बुग्याल के निकट चमोली जनपद में 4778 मीटर की ऊंचाई पर ये जो ताल है वो स्थित है। ठीक है, रूपकुंड कहाँ पर स्थित है, बेदनी बुग्याल के निकट चमोली जनपद में, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 4778 मीटर। ऐसा कहा जाता है कि जो कुंड है, कुंड के निर्मल जल से पार्वती अपना प्रतिबिंब देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी और उन्होंने अपना आधा जो सौंदर्य है वो इस ताल को समर्पित कर दिया था, इसीलिए इसको
रूपकुंड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो ताल है ये प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही सुंदर ताल है। ठीक है, इसीलिए इसे रूपकुंड भी कहा गया है। यहाँ से त्रिशूली और नंदा घुंघटी पर्वत श्रेणियों के मनोरम दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं। फिर है गोना ताल। गोना ताल विरही गंगा में सन 1895 ईस्वी में दो पहाड़ों के टूटने से एक झील का निर्माण हो गया था, जिसे गोना ताल भी कहते हैं। ठीक है, इस झील के टूटने से गोना गांव भी पूरी तरह नष्ट हो गया था। 20 जुलाई 1970 को झील के स्वयं टूटने से यह ताल भी समाप्त हो गया। फिर है होमकुंड। होमकुंड जो है रूपकुंड से आगे चमोली जनपद में गढ़वाल की प्रसिद्ध नंदा राजात के यात्रा मार्ग पर लगभग 5061 मीटर की ऊंचाई पर होमकुंड ताल स्थित है। ठीक है, तो ये किस मार्ग पर पड़ता है? जहां से नंदा देवी राजात जो यात्रा निकलती है उसी मार्ग पर होमकुंड जो है वो स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर जो प्रसिद्ध आराध्य देवी जो नंदा देवी यात्रा है उनका डोला रखा गया था। ठीक है, तो ये काफी प्रसिद्ध है होमकुंड। ये जो ताल है 7 जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे घिरा हुआ है। इससे लक्ष्मण गंगा भी निकलती है और लक्ष्मण गंगा जो है वो अलकनंदा की सहायक नदी है और इसके किनारे प्राचीन लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है। फिर है काकभूषणी ताल। तो चमोली जनपद में समुद्र तल से 5350 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। जोशीमठ के ठीक सामने पूर्व की ओर और हाथी पर्वत की जो घाटी में लगभग 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, काकभूषणी ताल का विस्तार है। ये मतलब कथा है इस तरीके की कि रामायण में उद्धारित महापंडित काकभूषणी ने जो जटायु है राम भक्त जटायु को इसी स्थान पर राम महिमा भी सुनाई थी। संयोगवश आज भी काकभूषणी और जटायु रूपी दो पर्वत के मध्य पुस्तक के पृष्ठों के सदृश परतदार चट्टाने ताल के उत्तर पूर्वी छोर पर दृष्टिगोचर है। मतलब इस तरीके की दो पर्वत श्रेणियां हैं और उनके बीच में पुस्तक के पृष्ठ जैसा वहां पर दिखाई पड़ता है। इस ताल में पहुंचने के 2 मार्ग अत्यंत ध्रुव और कष्ट साध्य है। तो ये जो ताल है ताल का पौराणिक महत्व होते हुए भी यहाँ पर बहुत कम पर्यटक जो है वो आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है वो काफी कैसा है, कठिन है। अब गढ़वाल मंडल की कुछ अन्य झीलों के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ पर है। तो अगर स्थान की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विष्णु ताल है वो सतोपंथ के नजदीक है। ठीक है, बद्रीनाथ पर स्थित है। सत्य ताल है वो अलकनंदा के उद्गम है। रूपकुंड है ये बेदनी विज्ञान से आगे बढ़ता है। इस तरीके से अगर हम जिले की बात करें कि कौन सा ताल कहाँ पर है तो फिर उसको याद करते हुए देखेंगे कि मोस्टली जो आपके ताल है वो चमोली में स्थित है, चमोली जनपद में। चमोली जनपद के अलावा जो ताल है उनके बारे में सीधा सीधा हम देखेंगे तो मोस्टली चमोली जिले में ही है। चमोली के अलावा टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में जो आपके अलग ताल है उनको याद करने की कोशिश करते हैं नाम। तो जो रुद्रप्रयाग में जो ताल है आपके वो कौन कौन से हैं? वासुकी ताल, देवरिया ताल और चौराबाड़ी। ठीक है, चौराबाड़ी ताल। तो इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? रुद्र ने वासुदेव के साथ चोर को पकड़ा। रुद्र ने वासुदेव के साथ चोर को पकड़ा तो रुद्र से रुद्रप्रयाग, वासुदेव का वासु से वासुकी ताल और देव से देवरिया ताल और चोर से चौराबाड़ी ताल आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर है टिहरी। टिहरी में 2 ताल है आपके, सहस्त्र ताल और यम ताल। तो जो सहस्त्र ताल और यम ताल है तो टिहरी में संयम से याद रखिएगा। टिहरी में क्या है? संयम। ठीक है, तो स से सहस्त्र ताल और यम से यम ताल। फिर उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में आप देखिएगा 3 ताल है, डोडी ताल, काणा ताल और नचिकेत ताल। ठीक है, तो काशी में डोंगी काणा नाचते हुए आया। काशी में डोंगी काणा नाचते हुए आया। तो काशी से उत्तरकाशी, डोंगी से डोडी ताल, काणा से काणा ताल और नाचते से नचिकेत ताल।
ठीक है, तो इस तरीके से इन स्टोरी के माध्यम से जो है आप याद रख सकते हैं कौन सा ताल कहाँ पर स्थित है। और इसके अलावा जो ताल है सारे वो कहाँ पर है, चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, तो आप इसमें देख भी सकते हैं, एक बार मैं आपके सामने स्क्रॉल कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं सारे ये जो ताल है चमोली में स्थित है। ठीक है, जो चमोली के अलावा जो ताल है रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिले में, उनके नाम हम देख चुके हैं, याद करने की कोशिश हमने करी स्टोरी के माध्यम से। इस तरीके से आपको जो भी याद करना है, अगर ज्यादा डेटा है, कुछ आपको ज्यादा फैक्ट याद करने हैं, तो जो कम कम वाले हैं उनको याद कीजिए। अगर बहुत सारे एक ही स्थान पर कहीं पर स्थित है तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अच्छा ये वाला यहाँ पर है, उसके अलावा कौन से अलावा वाले को आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी बहुत सारी वीडियोस जो है इम्पोर्टेंट वो आपके सामने आने वाली है। एंड जो इंस्टाग्राम पेज है शिक्षास्टिक का, वहां पर जो है डेली 2-2 क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो मैं रोजाना अपलोड करती हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि वहां पर जाएं इंस्टाग्राम पेज पर, और जो भी क्वेश्चंस अपलोड होते हैं उनको जरूर देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हमें कमेंट कीजिए। और कुछ भी आपको उसका आंसर जानना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।